तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सेक्युलरिज्म। टॉपिक जो हम ले रहे हैं उसका नाम है सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक क्या है? सेक्युलरिज्म। ठीक, इसको हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष। हिंदी में इसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। तब पता होना चाहिए, कोई पूछे आपको हिंदी में तो हिंदी में तो आइडिया होना चाहिए। टॉपिक सेक्युलरिज्म है। और ये सेक्युलरिज्म आपको कहाँ टॉपिक आएगा? पॉलिटी में आएगा। पॉलिटी मेंस प्लस प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू, राइट? इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और इंटरव्यू के साथ साथ ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कोई डिबेट करना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि ये टॉपिक हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमको? तो जो फ्रांस में दंगे हो रहे हैं, राइट, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें चीजों को सोचना है, समझना है। तो हम सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस टॉपिक में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म में सबसे पहले हमको क्या समझना है? सबसे पहले उसकी हमें डायमेंशन समझना है कि डायमेंशन वन में क्या इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या होता है, सेकुलरिज्म किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक आप मीनिंग और उसका आशय या उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो आप चीजों को बता नहीं पाएंगे। फिर दूसरा हम देखेंगे ओरिजिन। दूसरा हम देखेंगे ओरिजिन। ओरिजिन की बात करेंगे तो उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। थर्ड हम देखेंगे, ओरिजिन के बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल डायमेंशन। हिस्टोरिकल डायमेंशंस। हिस्टोरिकल डायमेंशंस का मतलब हो गया कि हिस्टोरिकल कैसे सेकुलरिज्म कहां से आया, क्या हुआ। तो उसमें हम कई चीजें देखेंगे। पहला हम देखेंगे एंशियंट, प्राचीन काल में सेकुलरिज्म कैसा था। देखिए उसी में एंशियंट, एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में सेकुलरिज्म का क्या अर्थ था, क्या मीनिंग था, कैसे उसको। उसका सेकंड देखेंगे मेडिवल पीरियड में। मेडिवल टाइम में क्या था, मध्यकालीन भारत में। फिर हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में क्या था, क्या मॉडर्न टाइम में क्या सेकुलरिज्म क्या है। तीसरा हो गया। चौथा हम देखेंगे, फोर्थ हम देखेंगे, वो देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान में, हमारा जो संविधान है उस संविधान में सेकुलरिज्म कैसे दिया गया है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म में क्या, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है, विकास कैसे हुआ है, और किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो सेकुलरिज्म है उसको क्यों हमने, सेकुलर कैरेक्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, वो नेचर जो है वो हमने क्यों अडॉप्ट किया है। तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बात करनी पड़ेगी कि वहां सेकुलरिज्म को लेकर क्या सोच थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह नेचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। भारत के सेकुलरिज्म की क्या प्रकृति क्या है,
भारत के सेकुलरिज्म की क्या प्रकृति है, तो नेचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। फिर हम देखेंगे क्या व्यूज। व्यूज का मतलब होता है कि क्या विचार, क्या ओपिनियन, क्या दृष्टिकोण था, दृष्टिकोण क्या था सेकुलरिज्म को लेके, व्यूज क्या थे सेकुलरिज्म को लेके। गांधी जी के क्या व्यू थे सेकुलरिज्म को लेके, गांधी जी क्या सोचते थे। नेहरू जी का विजन क्या था, नेहरू जी सेकुलरिज्म को लेके क्या सोचते थे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स है, उसके क्या व्यूज हैं सेकुलरिज्म को लेके, कैसे सोचता है वो। उसके बाद हम देखेंगे कि अंबेडकर साहब के व्यू क्या थे सेकुलरिज्म को लेके। उसके बाद फिर हम देखेंगे उसके बाद कि जो मैकियावेली के व्यूज क्या थे। मैकियावेली की ओपिनियन क्या थी सेकुलरिज्म को लेके। उसके बाद फिर हम देखेंगे हम धर्म की बात करेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे, इस डायमेंशन देखेंगे कि रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में धर्म का क्या प्रभाव है, भारतीय राजनीति में धर्म का क्या प्रभाव है। सेकुलरिज्म और ह्यूमनिज्म में क्या अंतर है। ठीक है, ये सारे जो मुद्दे जो हम लोग लिखते जा रहे हैं, जब हम इन पर सब पर विचार करेंगे, अपनी ओपिनियन रखेंगे कि क्या क्या हम लिख सकते हैं, तब आपकी वो तैयारी कंप्लीट होगी, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ सब। तो ये उसके बाद लिखेंगे आगे हम कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी कौन सी, इंडियन सोसाइटी, जो हमारा भारतीय समाज है, राइट, ये भारतीय समाज में सेकुलरिज्म का अप्रोच क्या है। तो इंडियन जो सोसाइटी है वो सेकुलरिज्म के बारे में क्या सोचती है, सेकुलरिज्म को इंडियन सोसाइटी से हम लिंक करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। और सेकुलरिज्म का जो डेफिनेशन है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है। सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत में सेकुलर आउटलुक क्या है, सेकुलर आउटलुक क्या है। भारत में कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो सेकुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सेकुलर पॉलिसी नहीं, पॉलिटी नहीं होगा, पॉलिसी होगा।
कि कौन कौन सी पॉलिसी ऐसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या हम किस तरीके से जो है सेक्युलरिज्म को लेके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, ये हमको समझना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे, एक सेकंड बेटा, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से वो सेक्युलरिज्म के लेके क्या कौन कौन से केसेस आए हैं, कौन कौन से वर्डिक्ट आए हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें सेक्युलरिज्म को समझना है कि सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है, कैसे देखता है इसको। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म के कौन कौन से मॉडल है, जैसे कि इंडियन मॉडल है, दूसरा आपका वेस्टर्न मॉडल है। वेस्टर्न मॉडल में हम स्पेशली यूएसए की बात करेंगे, हम फ्रांस की बात करेंगे, हम तीसरा चाइना मॉडल की बात करेंगे कि चाइना में कैसे सेक्युलरिज्म को देखा जाता है, क्या उनका अप्रोच है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट डायमेंशन जो उसका होगा सेक्युलरिज्म इन प्रैक्टिस, मतलब जो पंथ निरपेक्ष है वो व्यवहार में कैसे, कैसे हम इंडियन सोसाइटी में कैसे वो व्यवहार में लाया जाता है। फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलर स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलर स्टेट मतलब जो सेक्युलर स्टेट होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं बिफोर सेक्युलरिज्म, बिफोर सेक्युलरिज्म। कि जो सेक्युलरिज्म है उसके सामने पंथ निरपेक्षता के सामने क्या क्या समस्याएं हैं और उनकी चुनौतियां क्या है। नेक्स्ट डिविजन हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, किसी भी देश में अगर सेक्युलरिज्म हो तो क्या इसका महत्व क्या होता है, या इसका हम देखेंगे रिलेवेंस क्या होता है, ये हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कहीं भी अगर अगर रिलीजियस रिलीजियस प्लूरलिज्म हो। अब सवाल यहाँ पे ये शब्द उठा है
कि रिलीजियस प्लूरलिज्म क्या होता है। प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारे धर्म जब एक साथ होते हैं, राइट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें चर्चा करनी है कि क्या ये रिलीजियस प्लूरलिज्म कहीं स्टेट के लिए लॉ एंड ऑर्डर को लेके खतरा तो नहीं है। क्योंकि कारण क्या है जो हम फ्रांस में देख रहे हैं आज, कहीं उसका कारण ये तो नहीं है, ठीक है, कि बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। और हम देखेंगे कि क्या जो सेकुलरिज्म है वो इंडिया में क्या ये वे ऑफ लाइफ है, क्या हमारी ये जीवन पद्धति है सेकुलरिज्म। इस पर भी चर्चा करना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि अपने व्यवहार में कैसे सेकुलरिज्म को हम लाते हैं, कैसे हम उसको सोशल लाइफ में लाते हैं, सामाजिक जीवन में हम कैसे लाते हैं, इसको पॉलिटिक्स में कैसे यूज किया जाता है, ये भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये सेकुलरिज्म का क्या है इसका मतलब। अब सवाल ये है कि सेकुलरिज्म को लेके सेकुलरिज्म को लेके इंडिया में इसकी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। भविष्य में जो लोकतंत्र है भारत का, उस सेकुलरिज्म को लेके कैसे चल रहा है, कैसे हम लिबरल जो डेमोक्रेसी है उसको भी इसके साथ हम देखेंगे। क्या फ्रांस की डेमोक्रेसी लिबरल है? जब वो लिबरल है तो सेकुलरिज्म भी है। जब सेकुलरिज्म है तो फिर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का जो है सिचुएशन या प्रॉब्लम क्यों बना हुआ है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो कल्चरल प्रैक्टिस है, जो कल्चरल प्रैक्टिस है, जो सांस्कृतिक हमारे यहाँ जो व्यवहार में जो चीजें लाई जाती हैं, होली है, दिवाली है, ईद है, राइट, सारी चीजें हैं। हम त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, हमारे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं। तो वो सेकुलरिज्म को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या उसको स्ट्रेंथन करते हैं या उसके लिए वीकनेस है, कमजोरी है उसके लिए। तो इस चीज को हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, उसमें चैलेंजेस भी क्या है, चुनौतियां भी क्या है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि जो फ्रांस है, फ्रांस जो है और जो इंडिया है, इन दोनों के जो सेकुलर कैरेक्टर है, जो सेकुलर नेचर है इंडिया का और फ्रांस का, इन दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी कि दोनों में क्या अंतर है और कौन सा सेकुलर जो मॉडल है वो ज्यादा अच्छा है, फ्रांस का है या इंडिया का है। और एक कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ेगा उस डिबेट में। और हमें यहाँ पे ये देखना है कि फ्रांस को क्या सीखना चाहिए इंडिया से, ठीक है, और इंडिया को फ्रांस से क्या सीखना चाहिए। ये दोनों ही हमें जो है जो केस स्टडीज हैं, जिस प्रकार से वायलेंस वहां चल रहा है, फ्रांस जल रहा है, तो हमें ये हमारे लिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उस केस स्टडीज को देखें और उसके बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन निकालें। इस तरीके से यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बनेंगे और हम देखेंगे एक होता है, टर्म होता है सेकुलर नेशनलिज्म, ठीक है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद। तो सेकुलरिज्म, सेकुलर नेशनलिज्म क्या होता है और क्या ये सेकुलर स्टेट के लिए, सेकुलर स्टेट के लिए क्या ये थ्रेट तो नहीं है, मतलब ये खतरा तो नहीं है। इस एंगल से भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो सेकुलरिज्म का जो कैरेक्टर है, तो
सेकुलरिज्म का जो कैरेक्टर है, इसके हम सेकुलरिज्म की बार बार बात कर रहे हैं, क्या ये जो कम्युनल वायलेंस होता है, जो कम्युनल वायलेंस होता है, क्या इसको रोकने में ये सेकुलरिज्म का जो हम मॉडल लेके चल रहे हैं, क्या ये सही है? क्या मतलब इसको इसके साथ रिलेट करेंगे कि जहां जहां सेकुलर स्टेट है, क्या वहां कम्युनल वायलेंस होता है? इस स्थिति में हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, जरूरी है। उसके बाद देखेंगे कि थियोक्रेसी क्या होता है। थियोक्रेसी वर्सेस सेकुलर स्टेट, ठीक है। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? धर्मतंत्र। और इसके बीच में क्या अंतर है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अब सवाल ये यहाँ पे ये है कि हम क्या करते हैं, जितने भी रिलीजन है सबको इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, हम बराबर का सम्मान देते हैं। और बराबर का सम्मान देते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि कैरेक्टर है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेकुलरिज्म है इंडियन पॉलिटिक्स में, कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है, जो सेकुलरिज्म की थीम हमारे यहाँ है, जो मॉडल है हमारे यहाँ, क्या ये कहीं कह सकते हैं मिथ तो नहीं है, कहीं भ्रम तो नहीं है? ये हमको समझना पड़ेगा इंडियन पॉलिटिक्स में। उसके बाद हम देखेंगे कि जो यूनिटी है, और यूनिटी के साथ साथ जो टॉलरेंस है इंडियन सोसाइटी में, राइट, उस पर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। किसी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए किसी भी सेकुलर स्टेट के लिए, क्या शर्तें हैं जो सेकुलर स्टेट के लिए जरूरी है, क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो डायमेंशन है, तो लिखेंगे माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज minorities are the natural custodian. Minorities are the natural custodian of secular state. जो अल्पसंख्यक होते हैं वो प्राकृतिक रूप से जो है एक सेकुलर स्टेट के लिए एक रक्षा के रूप में काम करते हैं, एक अभिरक्षक के रूप में काम करते हैं। इस प्रश्न पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। वो हमारे लिए बहुत, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, एक किसी भी स्टेट में एक मेजोरिटी होती है, बहुमत के लोग होते हैं। माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि जो अल्पसंख्यक है। भारत में अल्पसंख्यक कौन है? जैसे कि मुस्लिम्स हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस हैं, राइट, ये माइनॉरिटीज में आते हैं। तो क्या ये कस्टोडियन होते हैं सेकुलर स्टेट के लिए? ये चर्चा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी फोर्सेज हैं, ऐसी कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो कि हमारे यहाँ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ऐसे कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर भी बोल सकते हैं, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है इंडिया में, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को। ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और किस तरीके से
जो भारत में पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, उनका व्यू क्या है इंडियन सेकुलरिज्म को लेके, वो उसको कैसे देखती हैं। क्योंकि कारण ये है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं हम सेकुलर स्टेट है, ठीक है। जनरली आपने सुना होगा कि जो बीजेपी पार्टी है वो हिंदू का एजेंडा लेके आगे चलती है, राइट। तो कैसे क्या हम है, इस पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इसको हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम पॉलिटिक्स की तैयारी नहीं कर रहे, तो हमें एक कह सकते हैं कि एक रैशनल व्यक्ति की तरह हमें चीजों को सोचना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे देखती हैं। कहीं ये क्या ये हमें ये समझना है इसमें कि क्या ये ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं इंडियन सेकुलरिज्म के लिए, या फिर ये चैलेंज बने हुए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका, वो होता है कह सकते हैं रिलीजन, एक होता है धर्म, ठीक है। और दूसरी जो चीज है वो है आपका स्टेट। तो यहाँ पे कई डायमेंशन हमको सोचने पड़े। एक तो ऐसा होता है कि धर्म का ही अपना एक स्टेट, एक राज्य जो है, जैसे मान लिया इंडिया है, तो इंडिया एक सेकुलर करेक्टर है, मतलब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, राज्य का अपना कोई रिलीजन नहीं। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जैसे कि पाकिस्तान है, तो उनका अपना रिलीजन इस्लाम है, राइट। तो धर्म जो है राज्य के साथ जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, या रिलीजन को धर्म को अलग अलग होना चाहिए, या दोनों को मिक्स करके देखा जाना चाहिए, क्या सही रहेगा, इस पर हमको डिस्कशन करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक चर्चा और करेंगे, वो हम प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धता, प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धता। तो जो इंडियन सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी है, तो हम जिन चीजों को हम देख रहे थे उसमें जो भी डायमेंशंस मैंने आपको लिखा है, उस डायमेंशंस में आपको तैयारी करनी है सारी। अब चूंकि फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं, उस दंगों में हमें ये समझना है कि जो सेकुलर स्टेट है फ्रांस में और इंडिया में, उसमें जो फ्रांस है, राइट, फ्रांस का जो मॉडल है वो ये है कि धर्म आपके अपने निजी निजी मामला है, प्राइवेट अफेयर है। इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई भी फेस्टिवल्स होता है, कुछ भी होता है, हम भारत में क्या करते हैं, हम भारत में सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देते हैं, हम इज्जत देते हैं सभी, और लेकिन स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। क्या हुआ था, थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। भारत जो है, अगर हम कह सकते हैं कि इतिहास में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो हिस्ट्री में देखेंगे हम एंशिएंट पीरियड में कैसा था, उसके बाद देखेंगे मेडिवल पीरियड में कैसा था। तो एंशिएंट पीरियड में कह सकते हैं कि जो बहुत सारे रिलीजन है वो नहीं थे, ठीक है। आगे हम मेडिवल पीरियड में देखेंगे तो मुस्लिम्स आए, यहाँ पे उन्होंने रूल किया। उसमें दो टाइप के रूलर रहे, एक वो जिन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया, जैसे कि अकबर है, अकबर ने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया। हमारे हमारे यहाँ जो रूलर रहे हैं, जो शासक रहे हैं, उसमें दो टाइप के हैं। एक वो जो है जो धर्म को लेके काफी क्या रहे हैं, रिजिड रहे हैं, राइट, फंडामेंटलिज्म रहा है उनके अंदर, कट्टर रहे हैं, जैसे कि औरंगजेब। शायद आपने नाम सुना होगा, औरंगजेब का नाम सुन के ही हमको एक विलेन माइंड में आ जाता है कि अरे वो तो एक खलनायक था। लेकिन जब हम अकबर को देखते हैं तो अकबर जो है सभी धर्मों को क्या करता था, रिस्पेक्ट करता था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सेकुलरिज्म जो है किस तरीके से हम प्यार से रहते थे। फिर क्या हुआ हिस्ट्री में आप देखेंगे कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 का रिवॉल्ट हुआ, 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो है आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान साथ में रहते थे,
कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ, अंग्रेजों के अगेंस्ट हुआ, उसमें ब्रिटिश रूल ने क्या किया, पॉलिसी लाई। क्या पॉलिसी लाई? डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। ठीक है, बांटो और शासन करो की जो नीति है वो कौन लेके आया? ब्रिटिश। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको 1857 के विद्रोह के लिए रिस्पॉन्सिबल माना कि भाई आप ही जिम्मेदार है, और हिंदुओं को साथ में लेके आगे बढ़ना चालू किया। तो इस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या हुआ, एक डिवाइड क्रिएट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि 1905 में, 1905 के समय बंगाल का पार्टीशन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और बंगाल का जो विभाजन था, बंगाल का जो पार्टीशन था, वो पार्टीशन पूरा का पूरा एक जो रिलीजियस, जो हमारे यहाँ फैब्रिक था या सोशल फैब्रिक था, हम लोग एक साथ रहते थे, यूनिटी थी, उसको डिस्टर्ब करने का एक प्रयास था। हिंदू मुसलमानों को अलग करने का एक प्रयास था बंगाल का विभाजन, बंगाल का पार्टीशन। लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाई कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा इंडिया इतना बड़ा है कि हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन करने में हमें बंगाल जो है उसका प्रशासन करने में हमें दिक्कत आ रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं। लेकिन उनकी असली मंशा जो थी वो और थी। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग को जो है अंग्रेजों ने प्रमोट करना चालू किया। और मुस्लिम लीग को जब प्रमोट करना चालू कर दिया भारत में, तो मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं जो है एक सेपरेटिज्म की फीलिंग उसके अंदर आता है कि मुझे तो आप सब कुछ मुसलमानों के लिए, हम सब मुसलमानों के लिए करें। इवन अंग्रेज लोगों ने यह भी कह दिया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट जिस समय हुआ था, कि भाई ये तो मुस्लिम्स का इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कह के मुस्लिम्स को मिसगाइड किया। फिर आगे आप देखेंगे कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना पीछे पड़ गया कि नहीं साहब, हमको तो पाकिस्तान ही चाहिए और पाकिस्तान के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आगे जाके क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय दंगे भी हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच। अंग्रेजों ने चाल चली कि साहब एक पाकिस्तान मुसलमानों के लिए होगा और जो हिंदू हैं उनके लिए भारत होगा। तो आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान की ओर चले और एक नया उन्होंने जो है अपना एक कंट्री बना लिया जिसका नाम आज पाकिस्तान। देखो, धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पे अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बंटवारा किया गया, जो पार्टीशन किया गया, जिसमें पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बना, तो धर्म के नाम पे जो चीज तब हुई है उसका बीज जो उस समय बोया गया अंग्रेजों ने, उसको हम आज भी काट रहे हैं। आज भी पाकिस्तान हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ, समझ रहे हैं आप? दो पाकिस्तान बनाए गए, एक ईस्टर्न पाकिस्तान था और एक वेस्टर्न पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। तो अब देखो, भारत बीच में था, एक तरफ ईस्टर्न पाकिस्तान और एक तरफ वेस्टर्न पाकिस्तान। भारत के लिए बड़ा सरदर्द था, बहुत बड़ा हेडेक था भारत। वो तो अच्छा हुआ कि 1971 में जो युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी ने क्या किया, बांग्लादेश एक नया राज्य बना दिया, एक नया देश बना दिया। अच्छा हुआ वो, नहीं तो पाकिस्तान हमारे लिए दोनों साइड से क्या रहता, प्रॉब्लम क्रिएट करता। आज हमारे जो रिलेशंस है बांग्लादेश के साथ वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी में तो बांग्लादेश के साथ रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं, एक हार्मोनी है दोनों के बीच में, कॉपरेशन है।
और आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है लगातार ग्रो कर रही है। किसी भी कंट्री में अगर पीस और प्रॉस्पेरिटी रहती है तो विकास करता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज फ्रांस जल रहा है, फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं, इससे उसका एक इमेज खराब हो रहा है, उसका एक रेपुटेशन खराब हो रहा है, वहां का जो सोशल फैब्रिक है वो खराब हो रहा है, उनको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। अब हम अपनी बात पे लौटते हैं। अपनी बात पे हम ये लौटते हैं कि बांग्लादेश बन गया। अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ था तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा, जिसका जिम्मेदारी थी कि भारत के लिए संविधान बनाना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उसको जिम्मेदारी दी गई। तो हमारे संविधान सभा में भी मुस्लिम्स थे जो संविधान को बना रहे थे। मतलब बहुत सारी कमेटीज थी, उन कमेटीज में वो उनके हेड थे। मतलब संविधान बनाने में मुस्लिम कंट्रीब्यूशन भी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका जो कैरेक्टर था वो एक सेक्युलर था, उसमें बहुत सारे धर्मों के लोग थे, ये मैं कहना चाहता हूँ। किसी एक रिलीजन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाई। तो देखो, सेकुलरिज्म का जो टेस्ट है वो आपको यही मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि अगर कोई एक रिलीजन ही संविधान को बनाता तो कुछ बात अलग हो। तो चर्चा ये चली कि भारत एक कैसा राष्ट्र होना चाहिए, कैसा कंट्री होना चाहिए। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने क्या किया, उसने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर जो है वो सेक्युलर चूज किया। उसका जो नेचर है सेक्युलर चूज किया कि हमारा अपना कोई रिलीजन नहीं होगा स्टेट का, भारत का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, भारत में सभी धर्मों को रिस्पेक्ट मिलेगा, हमारा एक सेक्युलर कैरेक्टर। अब सवाल ये उठता है कि हम सेक्युलर कैरेक्टर की तरफ आगे क्यों बढ़े, क्योंकि सभी धर्मों के लोग भारत में थे और सभी धर्मों के लोगों को सिक्योरिटी फील, एक सुरक्षा फील हो। क्योंकि अगर हमारे यहाँ जो मल्टी कल्चरलिज्म है, बहुत संस्कृतिवाद है, भाषा की विविधता है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ हार्मोनी से रहें, समन्वय से रहें, यूनिटी और इंटीग्रिटी से रहें। इससे हमने सेकुलर कैरेक्टर को चुना और हमने उसमें रिलीजियस फ्रीडम भी दिया है। हमने धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी भारत के संविधान में दी है। आर्टिकल 25 से 28 तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए, उसमें हमने रिलीजियस फ्रीडम दिया है लोगों को कि जैसे चाहे आप अपने धर्म के लिए काम कर सकते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए। इवन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है 1976, उसके द्वारा हमने उसमें सेकुलरिज्म, जो सेकुलर टर्म है, उसको हमने ऐड कर दिया कि भाई भारत का एक सेकुलर कैरेक्टर है और हमने धर्म की आजादी भी दी। हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, उन्हें हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 29 और 30 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का आर्टिकल 29, 30 जो है, उनको एक कह सकते हैं कि अपने धर्म को प्रमोट करने का, अपनी भाषा, लैंग्वेज, इनको प्रमोट करने का अधिकार देता है। ये जो आर्टिकल्स है ये माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी के लिए, इवन हमने माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी के लिए कमीशंस भी बनाए। तो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है, उनको धर्म की आजादी देता है, उनको हर तरीके से भारतीय संविधान में प्रोटेक्ट किया गया। तो भारत का एक सेकुलर कैरेक्टर है, हमें ये समझना होगा। और जैसे कि आपको पता होगा, भारत में सभी धर्मों के लोग, राइट, वो इवन भारत के राष्ट्रपति तक बने। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात करेंगे तो अब्दुल कलाम साहब जैसे एग्जाम्पल है हमारे सामने कि वो बड़े बड़े पदों पर रहे। आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें रिलीजन के बेसिस पे किसी भी
कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, इन सब बेसिस पे जो है भारत में डिस्क्रिमिनेशन या पक्षपात नहीं किया जाता, सबको बराबर के अधिकार। प्रधानमंत्री मोदी जी गए अमेरिका, अमेरिका में बराक ओबामा साहब को हिट होना था, क्योंकि उनको बीच में कोई पूछ नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा क्या ऐसा चर्चा छेड़ दी जाए कि हम चर्चा में आ जाएं। अब भाई काफी दिनों से न्यूज में नहीं है वो, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ओबामा साहब चर्चा में आ जाएं, इसलिए उन्होंने बेतुका जो राग है छेड़ दिया। ये सब जो माइनॉरिटीज हैं वो भारत में उनके ह्यूमन राइट्स को लेके, उनके मानवाधिकारों को लेके बात की, और जब इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया तो ये बहुत बड़ी बात कि भारत का जो सेक्युलर कैरेक्टर है उस पर आप अगर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, हमारे चरित्र पे अगर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात। तो भारत में सभी धर्म आराम से रहते हैं, वो एक अलग बात है, कभी कभी एक्सेप्शन है, हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, अलग बात। लेकिन जो हमारी हार्मोनी है, हम ईद साथ में मनाते हैं, दिवाली साथ में मनाते हैं, होली साथ में मनाते हैं। लखनऊ में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम जो वहां पे शासक थे वो भी होली और दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया करते थे। सोचिए आप, इवन अकबर ने तो इबादत खाना करके जो है स्टार्ट किया था कि सभी धर्मों के लोग आए, मिलजुल के बात करें, बैठें। तो ये हमारे रूट कॉजेस में रहा है सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म को लेके जो बराक ओबामा ने क्वेश्चन उठाया बहुत ही गलत है। ये कहीं ना कहीं जो है एक चाल है, ये फॉल्स नैरेटिव है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज हम देखेंगे कि जब हमने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की गिनती होती है, उसको काउंट किया जाता है। फ्रांस की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। फ्रांस है, वहां क्या हुआ? फ्रांस में मैं आपको बताऊं कि जो पूरा यूरोप है, यूरोप में ज्यादा से ज्यादा जो लोग रहते हैं, जो मेजोरिटी हो क्रिश्चियंस की है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर हम ज्योग्राफी को देखेंगे तो ज्योग्राफी में जो यूरोप है, और यूरोप के नीचे अफ्रीका है, और अफ्रीका जो है उसे हम नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, जैसे मोरक्को है, अल्जीरिया है, तब नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। अब नॉर्थ अफ्रीकन का जो कंट्रीज है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो मेजोरिटी है मुस्लिम कंट्रीज की। तो इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो ऐसे सीरिया की बात कर रहा हूं, तो मिडिल ईस्ट हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, अल्जीरिया या मोरक्को है, या नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनके ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम जो हैं एक शरणार्थी के तौर पर, एक रिफ्यूजी के तौर पर यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में रह गए। बात समझ में? हुआ ये था कि एक बार एक जो बोट थी, वो बोट समुद्र में डूब गई। उसमें छोटा बच्चा था, उसकी लाश देखी गई समुद्र के किनारे। तो पूरे यूरोप का जो कंसंट्रेशन है, पूरे यूरोप का जो माइंडसेट है वो चेंज हुआ कि नहीं यार, जो शरणार्थी हैं, रिफ्यूजीज हैं, उनको अपने घर में बुलाना चाहिए, उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें हैं। तो इस तरीके से पूरे यूरोप में बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे ये लोग वहां जाके रिफ्यूजी बन गए, शरणार्थी बन गए वहां। अब यहाँ पे अगर हम फ्रांस की बात करेंगे तो सेक्युलर स्टेट है। हुआ ये कि एक जो लड़का है जिसका नाम नाहेल है, नाहेल जो है वो कह सकते हैं कि अल्जीरिया और मोरक्को का है, और वो वहां फ्रांस में रह रहा था। मतलब इनका जो ओरिजिन है वो नॉर्थ अफ्रीका है। फ्रांस में
मुस्लिम्स रहते हैं। इनकी जो आबादी है 9% फ्रांस में। और ये लोग जो वहां रहते हैं, वहां पे अफ्रीकन भी रहते हैं, अरब वर्ल्ड के लोग भी रहते हैं, काले लोग अफ्रीका के हैं ही। तो ऐसा माना जाता है कि यहां पर रेसिज्म का प्रॉब्लम है। रेसिज्म का मतलब होता है काले गोरे का भेद, एक डिस्क्रिमिनेशन है वहां। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हम फ्रांस में ही नहीं देखेंगे, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में भी होता है काले और गोरों को लेकर। वहां का जो प्रशासन है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की जो पुलिस है, वो डिस्क्रिमिनेट करती है रेस के बेसिस पे। तो साहब ये नाहिल जो लड़का है, ये कार लेके जा रहा था। इसकी कार जो है पुलिस ने चेक की, मतलब रोका इसको। अब जब रोका इसको तो कुछ इनकी बातचीत भी हुई, डिस्कशन भी हुआ। पुलिस का कहना ये है कि कार ये भाग भाग रहा था, कार लेके भाग रहा था, हमने उसको रोका और ये नहीं रुका और लोगों को एक्सीडेंट कर सकता था, मार सकता था, इसलिए हमने इसके सीने पे गोली मार दी। तो ऐसे स्थिति में आप समझिए कि पूरे इस बात को लेके, नाहिल को लेके पूरा फ्रांस में आगजनी स्टार्ट हो गई। लोगों ने बहुत सारे मॉल लूट लिए, लोग जो कुछ मिल रहा है लूटते जा रहे हैं, आगजनी, आग, ये सब वायलेंस क्रिएट हो गया। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि जब फ्रांस का सेकुलर करेक्टर है, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट दी जाती है, तो आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि फ्रांस में स्टार्ट हो गया? फ्रांस में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, फ्रांस में इससे पहले भी दंगे हो चुके हैं, लेकिन हमें इस दंगे पर स्पेशली फोकस करना होगा। तो इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण इसका कहीं ना कहीं रेसिज्म दिखता है। देखिए, आप कितना भी सेक्युलर कैरेक्टर का कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, लेकिन जब तक लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का कहना था कि संविधान कितना भी अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, अगर वो अच्छे नहीं, उनकी नियति बुरी है, तो आप अच्छे संविधान भी अच्छे से काम नहीं कर सकते। मतलब जो चीजें आपके कैरेक्टर में है, मॉडल में है, उनको आप प्रैक्टिस में कैसे लाते? मसला ये, मुद्दा ये। तो इसके कारण कहीं ना कहीं मतलब उनको एक सेकेंडरी टाइप का सिटीजन समझा जाता है, उनकी गाड़ियां ज्यादा चेक की जाती हैं। और ऐसे में वहां जो है, ये जो दंगा है स्टार्ट हुआ, ये मामला ह्यूमन राइट्स को लेके भी है, मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेके भी है। आप देखिए, भारत की ट्रैफिक पुलिस में और फ्रांस के ट्रैफिक पुलिस में कितना अंतर है। हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस किसी को रोकती है तो चालान बना देगी और इतना ही, गोली तो नहीं मार देती। मतलब किसी को गोली मार देना ये नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन लगाया गया है इस मामले में। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस की जो व्यवस्था है, वो कलर ब्लाइंड है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। कलर ब्लाइंड क्या होता है, जिसको हम हिंदी में रतौंधी रोग बोलते हैं। कि जब कोई किसी को कलर ब्लाइंड होता है, रतौंधी रोग होता है, तो उसको कलर दिखाई नहीं देता। वैसा ही फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कलर नहीं देखता है कि काला है, गोरा है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब संविधान की नजर में सब लोग बराबर थे। अब यहां पर सवाल यह है कि वहां के जो दंगे हैं, वो पूरे यूरोप में फैल चुके हैं। स्विट्जरलैंड में फैल गए हैं, बेलारूस में फैल गए हैं। अब
इन दंगों को रोकने के लिए बीच में ये भी बात उठी कि भाई यूपी के जो सीएम है योगी नाथ, ठीक है, अगर उनको बुला लिया जाए या उनका मॉडल जो है वहां लागू कर दिया जाए तो दंगे 24 घंटे में ही बंद हो जाएंगे। मुझे लगता है कि किस हद तक सही है ये कहना, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूं, बट कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भारत में जो मणिपुर में हो रहा है, राइट, तो वो क्यों हो रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? भारत में वायलेंस नहीं होने चाहिए, जो मणिपुर में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आज हम मणिपुर की चर्चा न करके हम योगी मॉडल जो है कह सकते हैं फ्रांस में लागू करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मणिपुर में भी लागू करना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हमारा कुछ नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि रूल एंड जो कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर है वो सब जगह मेंटेन होना चाहिए। अगर आज जो फ्रांस में हुआ है वो फ्रांस में यूपी मॉडल की बात चल रही है, यूपी मॉडल योगी जी की बात चल रही है। मुद्दा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुद्दा ये हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है? क्या फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं उससे भारत को सबक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? फ्रांस में हो रहा है, फ्रांस एक क्या है? फ्रांस जो है एक P5 कंट्री। P5 कंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसे देश जिनको यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट, देखो आप विश्व की शक्ति हो, और सवाल ये है कि फ्रांस एक डेवलप कंट्री, विकसित राष्ट्र, जबकि हम डेवलपिंग कंट्री। फ्रांस की पावर दुनिया में देखी जाती है, मतलब फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य, शक्तिशाली कंट्री है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर गजब का है, डेवलप कंट्री भाई। अनएम्प्लॉयमेंट, वहां का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है काफी अच्छा। अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, ये सब बातें करना वहां बेईमानी है। मुझे लगता है इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। कारण, मूल कॉज क्या है? मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी सोसाइटी का अगर उनका सोशल फैब्रिक ठीक नहीं है, मतलब समाज में हार्मोनी ठीक नहीं है, तो इससे ये समझ में आता है कि राज्य, स्टेट, कंट्री कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, वो दंगों को नहीं रोक सकता। ये बात समझ में आई? मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी स्टेट है जो बहुत पावरफुल है पूरी दुनिया में, लेकिन वो अपने घर के दंगे भी नहीं रोक सकता है, तो ये मान के चलो कि शक्तिशाली राज्य या शक्तिशाली कंट्री होने से कोई देश अपने यहाँ के दंगों को रोक सकता है, ये जरूरी नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? राज्य ही सब कुछ नहीं कर सकता है, आप स्टेट के भरोसे ही सब कुछ नहीं छोड़ सकते। स्टेट शक्तिशाली भी है तो बात नहीं बनेगी। हम ये बात इंडिया के लिए भी बोलते हैं, भारत बहुत शक्तिशाली है, इमर्जिंग पावर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये भी चर्चा करना चाहूंगा, ये तो मैंने बात की आपसे, कितना डिस्क्रिमिनेशन है आज जो फ्रांस में हो रहा है, जो हम रेसिज्म की बात वहां सुन रहे हैं। क्या बराक ओबामा अभी को इंटरव्यू नहीं दे सकते? क्या अभी वो बात नहीं कर सकते? यही चीज अगर भारत में हुई होती तो आप सोचो वेस्टर्न मीडिया कितना इस चीज को प्रमोट करता, लेकिन अभी कोई सवाल नहीं उठा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि फ्रांस में जो हो रहा है उसको लेके हम लोग जो है ऐसा कोई पिक्चर क्रिएट करें कि नहीं साहब फ्रांस में बहुत गलत है। हम सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? हम यहाँ पे सीख और समझ ये रहे हैं कि किसी प्रकार से भारत का जो सेक्युलर कैरेक्टर है, भारत का जो सोशल फैब्रिक है, वो कैसे मेंटेन रहे। फ्रांस से हमको क्या सीखना है? देखिए कोई भी सोसाइटी है, कोई भी समाज है,
कोई भी समाज और कोई भी सोसाइटी जो है, देखिए कोई भी दंगा कब होता है या कोई भी प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होती है, इसके मूल में अगर आप जाएं तो फ्रांस में इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। देखो आप इस बात को समझो जाए, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा और समानता, इन दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया फ्रांस का संविधान सेकुलर है, धर्म प्राइवेट चीज है, पब्लिक प्लेस की चीज नहीं है। वहां पर भारत में स्कार्फ वगैरह पहन के सब लोग कॉलेज जा सकते हैं, वहां नहीं जा सकते, पब्लिक प्लेस पे आप नहीं जा सकते। तो यहाँ जो इक्वालिटी को फोकस किया जाता है, फ्रैटर्निटी भाईचारा को फोकस किया जाता है। मैंने बताया फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कह सकते हैं कि क्या है, कलर ब्लाइंड है, सब बराबर के हैं। तो ये लिखा कहाँ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये संविधान में लिखा है। क्या संविधान में सिर्फ लिखने से ही इक्वालिटी हो जाएगी, क्या आपको लगता है? नहीं, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के क्या होना चाहिए, लोगों के माइंड सेट में भी होना चाहिए। कोई आदमी विद्रोह कब करता है? जब उसको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इस पॉइंट को पकड़े आप। कभी भी कहीं भी अगर फील होता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पॉलिसीज को लेके या एडमिनिस्ट्रेशन के रवैयों को लेके, जब जब कहीं उनको फील होगा कि उनके साथ रेसिज्म हो रहा है, तो ऐसे दंगे जो है किसी भी देश में हो सकते। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो पॉलिसीज हैं, वो इस लेवल पे इंप्लीमेंट की जानी चाहिए कि जिससे किसी को ये फील ना हो कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या पॉइंट समझ में आया आपको? ये दंगों का यही कारण है, नहीं लगता आपको? दूसरा, हमें ये सबक लेना चाहिए, पहला पॉइंट मैंने आपको रेस कर दिया, दूसरा पॉइंट ये रेस करना चाहिए। देखो ये बहुत डिबेट का सब्जेक्ट है, मैं किसी एक फेवर में बात नहीं करूंगा। ह्यूमैनिटी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमें सबको समझना चाहिए। देखिए क्या होता है कि आप अपने घर में आराम से रह रहे हैं, मस्ती से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। जहां आपने किसी बाहरी आदमी को लाके अपने घर में लाके रख दिया, अरे तुम्हारे पास खाना नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, जॉब नहीं है, आ जाओ हमारे पास रह लो, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, बाद में वही व्यक्ति आपके लिए एक सरदर्द बन जाए, नहीं लगता आपको? मतलब फ्रांस में जो डिस्टरबेंस किया है, फ्रांस ने क्या गलत किया कि उन लोगों को सहारा दिया, रोजी रोटी दी, रहने को दिया, सब कुछ दिया। आज फ्रांस के लोग दंगा नहीं कर रहे, सोचो आप इस बात। दंगा कौन कर रहे हैं? जो बाहर से आए हुए लोग, जो रिफ्यूजीज हैं, जिनको शरण दी है। अब ये मैटर किससे रिलेटेड है? ये मैटर इससे रिलेटेड है कि भारत के यहाँ भी बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं, जैसे रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेश से आए हुए, और भारत में रह रहे हैं। दूसरे दूसरे कंट्रीज से लोग आके भारत में रिफ्यूजी बन के रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारत की रिफ्यूजी पॉलिसी है, उस पर भारत को सोचना चाहिए कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कल यही रिफ्यूजी क्या बन जाए, कल यही रिफ्यूजी जो हैं वो कहीं सरदर्द न बने, कल वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। क्लियर है बात? आपकी अपनी जो रिफ्यूजी की जो पॉलिसी है, उस पर हमको क्या करना चाहिए, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, उस पर हमको समझना चाहिए। ये तो दूसरा मुद्दा मैंने आपको रेज किया है। और देखो कहीं भी एक व्यक्ति के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है। देखो आप कहीं भी किसी व्यक्ति के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में एक चीज मैंने नोटिस की, वो ये नोटिस की है कि जब दंगे हो रहे हैं
उस समय फ्रांस के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो मूल है वहां का, वहां के लोकल लोग, वो दंगाइयों से, जो दंगा कर रहे थे, उनसे जाके भिड़ गए या दंगों को रोकने में मदद की। क्या समझ में आया इससे? ये समझ में आया कि अगर देश के प्रति प्रेम हो, हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना हो कि ये देश मेरा है। अब देखो जरा ध्यान से, फ्रांस में रह रहे हैं, रोजी रोटी मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन जब धर्म की बात आती है, दूसरे दूसरे एंगल से भी आप सोचो, दूसरे एंगल से भी सोचो, तो फ्रांस के नहीं लग रहा आपको? तो मैं आपको यहां क्या कहना चाहता हूं कि किसी भी कंट्री में एक जो नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए, वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। हमारे जो सिटीजन है, नागरिक हैं, उतने इंटेलेक्चुअल होने चाहिए कि ऐसी कोई गलत चीज ना होने दे। ये हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। अगली बात, क्या होता है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जितने भी हैं, अगर ये सब अपना अपना सोचेंगे, मेरा रिलीजन, मेरा रिलीजन, मेरा रिलीजन। अब यहाँ पे सवाल ये है, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो स्टेट है, राज्य है, और जो रिलीजन है, अभी कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? प्रश्न ये है कि सब रिलीजन बड़ा है कि स्टेट बड़ा है? अगर स्टेट बड़ा होता, या स्टेट को लोग प्रमोट करते हैं, स्टेट की बात सोचते हैं, स्टेट को लेके आगे बढ़ते हैं, तो शायद रिलीजन बीच में नहीं आता। यहाँ क्या बड़ा हो गया? रेसिज्म और रिलीजन। हमें दोनों पक्ष को देखना है, एक पक्ष को नहीं। हमने यहाँ पे ये भी डिबेट किया कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए, ये किसी भी तरीके से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया में। दूसरी बात यहाँ पे प्रश्न ये है कि जो स्टेट है, स्टेट के लिए डेडिकेटेड जब लोग रहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करते हैं, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करता। और जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब जो स्टेट है, देखो आप, स्टेट जो है और जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं, इनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। किसी भी देश का समाज, सोसाइटी, अगर उसमें यूनिटी और इंटीग्रिटी नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, तो वहां का जो सोसाइटी है वो सड़ा गला है, सड़ी गली सोसाइटी है। अपना अपना देखते हैं, अपने अपने धर्म की बात करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे को धर्म को रिस्पेक्ट न देना, ये कहीं ना कहीं रॉइड्स का एक इंपॉर्टेंट कारण बनता है, जिसे हम फंडामेंटलिज्म भी कह सकते हैं, जिसे हम फंडामेंटलिज्म भी कह सकते हैं। जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है? अनेकांतवाद का मतलब, जैनिज्म में जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, अनेकांतवाद का मतलब यह है कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, आपकी बात सही है, इनकी बात भी सही है, इनकी बात भी सही है, इनकी बात भी सही है, मेरी भी सही है। मैं सिर्फ ये लेके नहीं चल रहा हूं मैं ही सही हूं, मतलब मेरा ही धर्म सही है, बाकी सब बेकार। ये हो गया फंडामेंटलिज्म। अनेकांतवाद का मतलब है सबका अंडरस्टैंडिंग। तो जब तक जैनिज्म का जो सिद्धांत है अनेकांतवाद, जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक सभी धर्मों के लोग एक जैसा नहीं सोचेंगे, एक यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात नहीं करेंगे, दंगे होते रहे। आप इसको प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? सभी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं का इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम हर धर्मों के लोगों को रिस्पेक्ट, और फंडामेंटलिज्म की तो जगह ही नहीं होनी चाहिए कि साहब मैं ही अच्छा हूं। ऐसे लोगों को कहीं से भी ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि ऐसे लोग प्रमोट न कर सकें। क्या मैं जो कहना चाहता हूं समझे आप? हमारी जो सोसाइटी है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनके बीच में इतना हार्मोनी होना चाहिए कि हम मिलजुल के रहें। इसीलिए भारत में जो फेस्टिवल्स होते हैं,
वो फेस्टिवल्स एक दूसरे को मिलजुल के मनाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, इवन हमारे सीएम पीएम, जब कभी कह सकते हैं क्रिसमस होता है, जब कभी ईद होता है, तो हम लोग शरीक होते हैं एक दूसरे के फेस्टिवल्स में, राइट। ये हमारे लिए, हार्मोनी के लिए, हमारे सामंजस्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो फ्रांस से हमने क्या सीखा? फ्रांस से हमने ये सीखा कि जो प्लूरलिज्म होता है, बहुलवाद, मतलब बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म होता है। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब होता है मतलब कह सकते हैं बहुसंस्कृति बात, बहुत सारी कल्चर्स, डाइवर्सिटी भारत में भी है, फ्रांस में भी। उनका भी सेक्युलर करेक्टर, हमारे भी सेक्युलर करेक्टर, वो भी डेमोक्रेसी, हम भी डेमोक्रेसी। लेकिन ये हमें सबक मिलती है कि राज्य कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी पावरफुल हो, अगर हम कुछ चीजों को हमारी पॉलिसी मेकिंग में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी सोसाइटी में, हमारे यूथ में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे कल्चर में, जब तक हम किन्हीं चीजों को नहीं लेके आएंगे, एक तो शॉर्ट टर्म जो है हम काम कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए कि दंगे ना हो, या फिर एक रिफ्यूजी फैक्टर भी है कि बाहर के लोगों को परमिशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ये भी एक सोचने वाली बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और सभी देशों को सोचना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब हम लिबरल होते हैं, उदार होते हैं, तो हम सभी के लिए, हाँ भाई तुम्हें प्रॉब्लम है, आ जाओ, रहो हमारे पास। लेकिन जब रिजिड होते हैं, जितने भी, आज किसी कम्युनिटी को लेकर बात नहीं कर रहा, मैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी बात। आज जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन मुस्लिम कंट्रीज ने कहीं भी अपने देश में कोई रिफ्यूजी बनाया ही नहीं, एक्सेप्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जहां पर रोहिंग्यास को शरण दी गई, उनको रखा गया। बाकी की कोई भी मुस्लिम कंट्रीज ऐसे नहीं है जो अपने रिफ्यूजी को प्रमोट करें या रहने दें। तो कहीं भी किसी भी देश के लिए सोसाइटी का स्ट्रांग होना, समाज के बीच में हार्मोनी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इनइक्वालिटी ना हो, पॉलिसीज में इनइक्वालिटी ना हो, और स्टेट और सोसाइटी के बीच में, सोसाइटीज के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशंस होने चाहिए। अगर यूथ के बीच में, स्टेट के बीच में, माइनॉरिटीज के बीच में, स्टेट के बीच में, अगर उनके बीच में कोई अच्छे कॉन्टेक्ट नहीं है, अच्छा उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसे दंगे जो हैं वो आगे भी होंगे। रिलीजन और स्टेट के विषय पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि स्टेट को रिलीजन के साथ में और रिलीजन को स्टेट के साथ में क्या रिलेशंस होने चाहिए, किस प्रकार के रिलेशंस होने चाहिए। भारत में हम सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी धर्मों को इज्जत करते हैं। इवन स्टेट खुद पार्टिसिपेट भी करता है। हमारे यहाँ होली पे छुट्टी होती है, दिवाली पे होती है, क्रिसमस पे होती है, ईद पे होती है। प्रशासन खुद चाहता है कि उनका जो सेलिब्रेशन हो अच्छे से हो, हम खुद अरेंजमेंट करते हैं। भारत की जब संसद भवन बनाई गई तो वहां पर सभी धर्मों के लोग बुलाए गए, कुरान भी पढ़ी गई, यज्ञ भी हुए, क्रिश्चियन लोग भी आए, सभी धर्मों के लोग आए। ये एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सभी लोगों को बराबर की भागीदारी होनी चाहिए सोसाइटी में। सभी एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, सभी लोग शामिल हो। जब जब पार्टिसिपेशन होता है सभी लोगों का, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होता, विश्वास की कमी नहीं होती। तो ऐसे दंगे आपको कभी भी देखने को नहीं मिले। भारत को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी पॉलिटिक्स धर्म के नाम पे होगी, लोगों को भड़काया जाए, तो भी दंगे होंगे, जिसे हम हेट स्पीच कहते हैं।
हेट स्पीच, ऐसी कोई स्पीच दे देना। तो भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं जो हेट स्पीच देते हैं या फिर धर्म के नाम पे मिसगाइड करते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों को भी रोका जाना चाहिए। धर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लुब्रिकेंट की तरह। इस तरीके से हम नहाने के बाद एक क्रीम लगाते हैं ताकि हमारी स्किन ग्लो करे, उसमें मॉइस्चर रहे, नमी बनी रहे, उसी तरीके से धर्म हमारे लिए एक लुब्रिकेंट की तरह है। धर्म बहुत जरूरी है। धर्म हमें ये बताता है कि क्या सही और क्या गलत, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो उसमें एक रेशनल फीलिंग्स जो होती है, जो रैशनल थिंकिंग होती है, जब वो कह सकते हैं नहीं होती है, उसको निग्लेक्ट किया जाता है, तब ये परेशानी आती है। अगर हम कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन करने लगे या किसी भी होली बुक का गलत इंटरप्रिटेशन करने लगे, फंडामेंटलिज्म जो लोग कट्टर हैं वो अपने अपना करने लगे कि नहीं साहब हम ही सुपर है, हम ही सुपर हैं, तो उससे किसी भी देश की हार्मोनी तो बिगड़ने का। तो मैंने इस लेक्चर में वो सारी चीजें आपके सामने रखी जो हमें सोचना था। इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इनके आंसर्स देखेंगे, इनके आंसर्स लिखेंगे, क्या आंसर्स होने चाहिए थे, क्या क्या कहाँ पे लिखना है। तो जब हम सारा ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, इसके आंसर्स फॉर्मेट लिख लेंगे सारा, तो मुझे लगता है कि आप इतने कह सकते हैं आपकी जो रेशनल थिंकिंग है, सारी चीजें इतनी डेवलप हो जाएंगी कि आप प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न, मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, मेंस में, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न, और कहीं भी कोई डिबेट करनी है, अपनी बात रखनी है, तो आप सक्षम होंगे, ऐसा मेरा मानना। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि किसी टॉपिक के प्रति हमारा अप्रोच यूपीएससी के लिए क्या होना चाहिए, हमें करंट अफेयर्स के लिए कैसे लिंक करना है। तो इसी के साथ जो है मैं लेक्चर समाप्त करता हूं, और इस टॉपिक को हम इसलिए आज डिस्कस किए थे, इसका उद्देश्य आप मुझे लगता है समझ चुके होंगे बहुत अच्छा। तो हम फिर कल मिलते हैं, ठीक है बेटा।